अभिवादन। आज हम भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब 5 ईयर प्लान्स। जी। आज़ादी के बाद देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी पूरी रूपरेखा एक तरह से इन्हीं योजनाओं में थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या थीं, क्यों शुरू की गईं और ख़ासकर जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इनमें क्या जानना ज़रूरी है? चलिए आज इसी पर एक गहरी बातचीत करते हैं। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो अर्थव्यवस्था की हालत मतलब काफ़ी बिखरी हुई थी। तो ज़रूरत थी एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की। इसी सोच के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में ये पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। अच्छा, 1951 में। जी। मेन मकसद था कि देश के जो संसाधन हैं, उनका सही इस्तेमाल हो, आर्थिक विकास तेज हो और लोगों का जीवन स्तर सुधरे। और ये आइडिया कहाँ से आया था? मतलब किसी और देश से? हाँ, ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का आइडिया था, ये हमने तब के सोवियत संघ मतलब रूस से लिया था। ओके, रशिया से। जी, वहाँ जोसेफ स्टालिन ने इसे 1928 में लागू किया था, तो प्रेरणा वहाँ से मिली थी। अच्छा, तो ये प्रेरणा सोवियत संघ से मिली। लेकिन भारत में इन योजनाओं को बनाता कौन था, लागू कौन करता था? कोई खास बॉडी थी इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। इन योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार करने का जो मुख्य काम था, वो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को दिया गया था। प्लानिंग कमीशन, हाँ सुना है। हाँ, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, मतलब पदेन अध्यक्ष। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हेड होते थे। जी, लेकिन देखिए, योजना आयोग सिर्फ योजना बनाता था। उसको फाइनल मंजूरी वो देता था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी। अच्छा, एक और बॉडी थी। हाँ, एनडीसी का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को और इसका काम ये भी देखना था कि योजनाएं सही से लागू हों, राज्यों की भी उसमें भागीदारी हो, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन। यानी प्लानिंग कमीशन ने ड्राफ्ट बनाया और एनडीसी ने फाइनल स्टैंप लगाया। पर अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है ना? एकदम सही। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया अच्छा। और उसकी जगह नीति आयोग यानी नीति आयोग की स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा। इसने प्लानिंग के तरीके को काफी बदला है। अब वो सेंट्रलाइज नहीं रहा, ज्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर है। पर खैर, वो एक अलग टॉपिक है। हाँ, वो अलग बात। हम बात कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाओं की। हाँ। तो कुल मिलाकर 12 ऐसी योजनाएं लागू हुईं 1951 से लेकर 2017 तक। 12 योजनाएं। अरे बाप रे, ये तो काफी लंबा सफर था। जी। क्या ये मतलब लगातार चलती रही या बीच में कोई गैप भी आया? नहीं, बिल्कुल सीधा सफर नहीं था। बीच बीच में 3 बार ऐसा टाइम आया जब पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हो पाई। अच्छा, हाँ, इन्हें योजना अवकाश या प्लान हॉलीडेज कहा जाता है। प्लान हॉलीडेज। क्यों हुआ ऐसा? या फिर कोई राजनीतिक अस्थिरता मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे कारणों से ऐसा हुआ। समझ गई। तो चलिए अब इन योजनाओं को एक-एक करके समझते हैं और खासकर वो पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पहली योजना से शुरू करें। जरूर। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ये 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई। देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद का टाइम था। हाँ, देश बंटवारे का दर्द झेल चुका था, रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी और सबसे बड़ी चुनौती थी खाने की कमी, मतलब अनाज की कमी। सही बात है। इसीलिए इस योजना का मेन फोकस रखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे। कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ये तो लॉजिकल लगता है। इस योजना का कोई खास मॉडल था क्या जिसका नाम सुनने में आता है? हाँ, बिल्कुल। ये योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल। हाँ, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। जी, वही। ये मॉडल इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ रेट के बीच के रिलेशन पर जोर देता है। एग्जाम के लिहाज से ये नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, हैरोल्ड डोमर पहली योजना। हाँ, इस योजना में सिंचाई परियोजनाओं पर बहुत जोर दिया गया, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है। हाँ, भाखड़ा नांगल। दामोदर घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, ये सब बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। और हाँ, इसी दौरान 5 IITs की नींव भी रखी गई। अच्छा, IITs भी पहली योजना में। तो क्या ये पहली योजना सफल रही, मतलब अपने लक्ष्यों में? हाँ, काफी हद तक सफल मानी जाती है। टारगेट रखा था 2.1% की सालाना ग्रोथ रेट का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। अरे वाह, टारगेट से ज्यादा। जी, नेशनल इनकम 18% बढ़ी, पर कैपिटा इनकम 11% बढ़ी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा,
जिससे फूड सिक्योरिटी की हालत कुछ बेहतर हुई। लेकिन उद्योगों का क्या? उन पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं था। कुल खर्च का सिर्फ 6% ही उद्योगों पर लगा। फोकस पूरा कृषि पर था। अच्छा, तो कृषि पर सफल फोकस के बाद दूसरी योजना में क्या स्ट्रैटेजी बदली? बिल्कुल। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961 में डायरेक्शन एकदम चेंज हो गया। अब जोर कृषि से हटकर भारी उद्योगों माने हेवी इंडस्ट्रीज और खनिजों के विकास पर आ गया। अच्छा, इंडस्ट्रीज पे फोकस। जी, इसका उद्देश्य था देश में एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना, और यहाँ जिस मॉडल का इस्तेमाल हुआ वो भी बहुत फेमस है, पीसी महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। हाँ, ये नाम भी बहुत आता है एग्जाम्स में। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। जी बिल्कुल, जाने माने स्टैटिस्टिशियन थे और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। तो इस मॉडल के तहत क्या बड़े काम हुए, मतलब इंडस्ट्रीज में? देखिए, इसके तहत बड़े और बेसिक इंडस्ट्रीज लगाने पर जोर दिया गया, जैसे स्टील प्लांट्स। भिलाई में लगा, जो अब छत्तीसगढ़ में है, वो सोवियत संघ की मदद से लगा। हाँ, भिलाई स्टील प्लांट। फिर दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में, वो ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला ओडिशा में, वो जर्मनी की मदद से। अच्छा, ये तीनों दूसरी योजना में लगे। जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर भी काफी खर्च हुआ, करीब 28%। और इसी योजना के टाइम भारत ने ऑफिशियली मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता चुना। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर। हाँ, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका तय की गई। और इसके नतीजे कैसे रहे? क्या ये भी पहली जितनी सफल थी? रिजल्ट्स मिले जुले थे। टारगेट था 4.5% की ग्रोथ रेट का, लेकिन असल में हुई 4.27%। मतलब लक्ष्य से थोड़ा सा कम। थोड़ा कम। लेकिन इसने भारत के औद्योगिकीकरण की नींव डाल दी, जिसका असर लंबे समय तक रहा। समाजवाद की स्थापना भी इसका एक डिक्लेयर्ड लक्ष्य था। तो पहली में कृषि, दूसरी में उद्योग, तीसरी योजना में क्या दोनों को बैलेंस करने की कोशिश हुई? हाँ, कुछ ऐसा ही था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 का लक्ष्य था आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था यानी सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था अपने आप अपने दम पर आगे बढ़ सके। इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के विकास को महत्व दिया गया। सुनने में तो ये काफी एम्बिशियस लगता है, पर क्या ये सफल हो पाई? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। तीसरी योजना को अब तक की सबसे असफल मतलब मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान माना जाता है। सबसे असफल? क्यों? टारगेट था 5.6% की ग्रोथ रेट का, लेकिन मिली सिर्फ 2.4%। बहुत कम। अरे, इतना कम? क्या वजह थी? इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे जो भारत के कंट्रोल से बाहर थे। अच्छा, क्या कारण थे? ये जानना जरूरी होगा एग्जाम के लिए। सबसे बड़े कारण थे 2 युद्ध। एक तो 1962 में चीन के साथ, हाँ, चीन वाला युद्ध, और दूसरा 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन युद्धों ने देश के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया। सही बात है, लड़ाई में तो बहुत खर्च होता है। और फिर रही सही कसर 1966 के भयानक सूखे ने पूरी कर दी। बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। ओह, युद्ध और सूखा। हाँ, इन तीनों वजहों से अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। ये कारण एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि तीसरी योजना फेल क्यों हुई। हाँ, युद्ध, सूखा और 2 युद्ध और सूखा। ठीक है। क्या इस मुश्किल दौर में भी कोई महत्वपूर्ण काम हुआ? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे सोवियत संघ की मदद से ही झारखंड के बोकारो में एक और बड़ा स्टील प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ। बोकारो स्टील प्लांट। जी, और इसी योजना के दौरान हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। हालांकि उसका असली असर बाद में दिखा। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत तीसरी योजना में हुई। अच्छा। हाँ, नींव उसी समय पड़ी। और एक और चीज, जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत भी इसी समय हुई। तीसरी योजना इतनी असफल रही तो उसके बाद क्या हुआ? क्या फौरन चौथी योजना शुरू हो गई? नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था, यहीं पर आया पहला योजना अवकाश। पहला योजना अवकाश 1966-1969। ये 3 साल चला। 3 साल का गैप? हाँ, क्योंकि देश के हालात ऐसे नहीं थे कि एक और पंचवर्षीय योजना शुरू की जाए। रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, महंगाई बढ़ रही थी, इसलिए सरकार ने 3 एक साल की एनुअल प्लान्स चलाई। एनुअल प्लान्स, ओके। इन वार्षिक योजनाओं में कृषि और उद्योग दोनों को लगभग बराबर इंपॉर्टेंस दी गई। इन साल के इस ब्रेक के बाद फिर कोशिश हुई होगी पटरी पर लौटने की, चौथी योजना के साथ। हाँ बिल्कुल, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 लाई गई। इसका मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ वृद्धि यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। जी, इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सिंचाई पर फिर से काफी जोर दिया गया। यह योजना गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। गाडगिल फॉर्मूला, हाँ, ये क्या था? ये बेसिकली राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलती है उसको बांटने का एक फॉर्मूला था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अच्छा, तो इस चौथी योजना के परिणाम कैसे रहे और क्या कोई खास घटनाएं हुई इस दौरान? परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। टारगेट था 5.7% ग्रोथ रेट का, पर मिली सिर्फ 3.4%। फिर से टारगेट से कम। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी योजना के दौरान भारत की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट अब तक की सबसे ज्यादा रही। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ। हाँ, शायद ग्रीन रेवोल्यूशन का असर। हाँ, शायद वही असर दिखने लगा था। इस योजना की दो बड़ी घटनाएं हैं जो याद रखने लायक हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला, 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, माने नेशनलाइजेशन। हाँ, बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और दूसरा, इसी साल इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। इसरो की स्थापना भी चौथी योजना में। अच्छा। जी हाँ, और एक सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो वाकई बड़े कदम थे। इसके बाद आई पांचवी योजना। मैंने सुना है उसमें गरीबी हटाओ का नारा बहुत फेमस हुआ था। बिल्कुल सही। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का मुख्य नारा ही था गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ। हाँ, गरीबी हटाओ। इसके साथ ही आत्मनिर्भरता पर भी जोर था। ये नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से जुड़ा है। ये तो मैंने भी देखा है एग्जाम पेपर्स में। पांचवी योजना है ना? जी बिल्कुल, पांचवी योजना। तो क्या गरीबी हटाने में ये योजना सफल रही और ये 1978 में ही क्यों खत्म हो गई? ये तो 5 साल की होनी चाहिए थी। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ये योजना सफल थी। टारगेट 4.4% था और हासिल हुई 4.8% ग्रोथ रेट। अच्छा, टारगेट से ज्यादा। जी। गरीबी कम करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए गए, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP। इसे डीपी धर ने तैयार किया था। MNP। हाँ, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली यानी नेशनल हाईवे सिस्टम की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। हाईवेज बनने शुरू हुए। जी। रही बात इसके 4 साल में खत्म होने की, तो उसका कारण पॉलिटिकल था। 1977 में देश में इलेक्शन हुए और कांग्रेस हार गई। हाँ, इमरजेंसी के बाद वाले इलेक्शन। जी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस नई सरकार ने 1978 में इस योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। अच्छा, तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से योजना जल्दी खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? क्या फिर से प्लान हॉलिडे आया? हाँ, कह सकते हैं। इसे दूसरा योजना अवकाश 1978-1980 या अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का दौर कहते हैं। रोलिंग प्लान, ये क्या था? जनता पार्टी सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के फिक्स्ड फॉर्मेट के खिलाफ थी। उन्होंने रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें क्या था कि हर साल योजना के लक्ष्यों और पैसों के आवंटन की समीक्षा की जानी थी और जरूरत के हिसाब से बदला जाना था। मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल। हाँ, आइडिया तो यही था। ये व्यवस्था 1978 से 1980 तक चली। लेकिन 1980 में तो सरकार फिर बदल गई। सही कहा। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने आते ही रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985 शुरू की। अच्छा, वापस 5 ईयर प्लान पर। जी। इस छठी योजना का फोकस फिर से गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने पर था। इसे कई लोग नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत भी मानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कुछ शुरुआती संकेत दिखने लगे थे, जैसे प्राइस कंट्रोल्स को खत्म करना वगैरह। अच्छा, इसके नतीजे कैसे रहे और क्या खास काम हुए इसमें? ये योजना सफल रही। टारगेट 5.2% ग्रोथ रेट का था, जबकि हासिल हुई 5.7%। फिर से टारगेट से ज्यादा? हाँ। इस योजना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड, हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जी बिल्कुल। ये आज भी रूरल फाइनेंस की सबसे बड़ी संस्था है। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नाबार्ड की स्थापना छठी योजना में 1982 में। ठीक है, नाबार्ड, छठी योजना। और कुछ? हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर भी जोर दिया गया और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP जैसे बड़े कार्यक्रम भी शुरू हुए। नाबार्ड की स्थापना, ये वाकई महत्वपूर्ण है। इसके बाद 7वीं योजना आई होगी? हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990। ये योजना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आई। अच्छा, राजीव गांधी के टाइम में। जी। इसका फोकस था भोजन,
काम और उत्पादन, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ये इसका नारा था। हाँ, इसमें रोजगार बढ़ाने, शिक्षा और पब्लिक हेल्थ पर जोर दिया गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर बल दिया गया। और इसके नतीजे क्या ये सफल रही? ये योजना भी सफल रही। टारगेट 5.0% ग्रोथ रेट का था, जबकि हासिल हुई 6.01%। काफी अच्छी ग्रोथ। पर कैपिटा इनकम भी अच्छी रेट 3.6% प्रतिवर्ष से बढ़ी। इसी योजना में पहली बार लकड़ावाला समिति ने गरीबी का अनुमान लगाया था। लकड़ावाला कमेटी, गरीबी अनुमान, ओके। और जवाहर रोजगार योजना जैसा बड़ा रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ। एक और खास बात हुई, जो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर था, उसमें पहली बार प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से ज्यादा वेटेज मिला। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा वेटेज, ये तो बड़ा शिफ्ट था। हाँ, ये लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ते कदमों का साफ संकेत था। लेकिन 1990 के बाद तो भारत में वो बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला। बिल्कुल सही। भारत 1990-91 में एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रहा था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। हाँ, सरकारें बदल रही थी जल्दी जल्दी। जी, ऐसे हालात में कोई नई पंचवर्षीय योजना शुरू करना मुमकिन नहीं था। इसलिए 1990 से 1992 के बीच फिर से 2 साल के लिए एनुअल प्लान्स चलाई गई। इसे तीसरा योजना अवकाश 1990-1992 कहा जाता है। तीसरा और आखिरी प्लान हॉलिडे। जी, और इसी संकट के बाद भारत में वो बड़े आर्थिक सुधार हुए जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एकदम सही। इस संकट से उबरने के बाद जब 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997 शुरू हुई, तब तक भारत एलपीजी का रास्ता अपना चुका था। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। हाँ, वो ऐतिहासिक दौर था। बिल्कुल। इसलिए इस 8वीं योजना का माहौल पिछली योजनाओं से काफी अलग था। इसका मुख्य फोकस मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स। जी, बिल्कुल। इन सब पर जोर था। तो एलपीजी सुधारों के साथ शुरू हुई ये 8वीं योजना कैसी रही? सफल हुई? हाँ, ये योजना काफी सफल मानी जाती है। टारगेट था 5.6% ग्रोथ रेट का, लेकिन हासिल हुई 6.8%। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। वाह, 6.8%। इसने इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। इसी दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई और डिसेंट्रलाइजेशन पर भी जोर दिया गया, जिसमें पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका बढ़ाने की बात थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। अच्छा, तो 8वीं योजना सफल रही। इसके बाद आई नवी योजना, क्या वो भी इतनी ही सफल रही? नवी पंचवर्षीय योजना 1997-2002 ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में आई। भारत की आजादी के 50 साल भी इसी दौरान पूरे हुए थे। हाँ, गोल्डन जुबली। जी, इसका लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अच्छा लक्ष्य था, पर क्या ये सफल हुई? नहीं, ये योजना अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रही। फिर से असफल क्यों? टारगेट 6.5% ग्रोथ रेट का था, पर मिली सिर्फ 5.5%। इसका एक बड़ा कारण उस समय आई अंतर्राष्ट्रीय मंदी, मतलब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह को माना जाता है। उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अच्छा, इंटरनेशनल फैक्टर्स। फिर 10वीं योजना, उसका क्या फोकस था? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 के लक्ष्य काफी ऊंचे रखे गए थे। क्या थे लक्ष्य? इसका मुख्य उद्देश्य था अगले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम को दुगना करना। डबल करना 10 साल में? हाँ, और गरीबी और बेरोजगारी को काफी हद तक कम करना। 8% की सालाना जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया। गरीबी अनुपात को 2007 तक घटाकर 21% पर लाने का लक्ष्य था। लिटरेसी रेट बढ़ाने और जेंडर गैप कम करने पर भी जोर था। काफी एम्बिशियस टारगेट्स थे। क्या ये हासिल हो पाए? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। टारगेट 8.1% ग्रोथ रेट का था, जबकि वास्तविक ग्रोथ 7.6% रही, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। 7.6% भी बहुत अच्छा है। अब हम आखिरी 2 योजनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। 11वीं योजना के बारे में बताएं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012। इसका जो सेंट्रल थीम था वो था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास मतलब कि विकास का फायदा समाज के सभी वर्गों तक, खासकर पिछड़े और वंचित वर्गों तक पहुंचे। ये नहीं कि सिर्फ ओवरऑल ग्रोथ रेट बढ़ जाए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। अच्छा, सी रंगराजन।
तो क्या इसमें सफलता मिली और क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए? यह योजना भी काफी सफल रही। टारगेट 9% ग्रोथ रेट का रखा गया था, हासिल हुई 8%, जो कि बहुत अच्छा था। 8% ग्रोथ। जी। समावेशी विकास के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ, जो 2010 में लागू हुआ। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, आरटीए एक्ट। 2009 तक सभी को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। कई महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाएं इसी दौरान शुरू हुईं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY 2007, हाँ, RSBY, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM 2011 और राजीव आवास योजना 2011। मतलब सोशल सेक्टर पर काफी फोकस था। हाँ, काफी सारी स्कीम्स आई। और अब अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये आखिरी थी। हाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। इसका थीम क्या था? इसका मुख्य विषय था तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यानी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अच्छा, इसमें सस्टेनेबल भी जुड़ गया, मतलब पर्यावरण का भी ध्यान। जी बिल्कुल। अब विकास की रफ्तार और उसके फायदे सब तक पहुंचाने के साथ साथ ये भी देखना था कि वो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हो, मतलब सस्टेनेबल हो। इसके लक्ष्य क्या थे और नतीजा क्या रहा? इसके लक्ष्यों में स्कूल एजुकेशन में जेंडर और सोशल गैप खत्म करना, हायर एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर ग्रीन कवर बढ़ाना और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना शामिल था। टारगेट क्या था ग्रोथ का? शुरुआत में 9% ग्रोथ रेट का लक्ष्य था, पर बाद में दिसंबर 2012 में NDC ने इसे घटाकर 8% कर दिया था। और फिर ये खत्म हो गई 2017 में। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, 2015 में ही योजना आयोग भंग हो गया और नीति आयोग बन गया, तो एक तरह से 2014 के बाद योजना का स्वरूप बदलने लगा था और 31 मार्च 2017 को ये योजना समाप्त होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का युग भी समाप्त हो गया। वाह, 1951 से 2017 तक का ये सफर तो कमाल का रहा है। इतनी सारी योजनाएं, उनके अलग अलग लक्ष्य, सफलताएं, असफलताएं, सब कुछ याद रखना तो मुश्किल है, बिल्कुल, खासकर एग्जाम के लिए। क्या हम जल्दी से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट खास बातें दोहरा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए खासतौर पर उपयोगी होगा, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में। हाँ प्लीज। पहली योजना 51 से 56, मॉडल हैरोड डोमर, फोकस कृषि, काम भाखड़ा नांगल, IITs सफल। दूसरी योजना 56 से 61, मॉडल महालनोबिस, फोकस भारी उद्योग, काम भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, लक्ष्य से थोड़ा कम। ठीक है। तीसरी योजना 61 से 66, लक्ष्य आत्मनिर्भरता, सबसे असफल कारण चीन पाक युद्ध, सूखा, काम बोकारो स्टील प्लांट, हरित क्रांति की शुरुआत। पहला योजना अवकाश 66 से 69, 3 साल की वार्षिक योजना है। चौथी योजना 69 से 74, लक्ष्य स्थिरता के साथ विकास, काम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक, लक्ष्य से कम। पांचवी योजना 74 से 78, नारा गरीबी हटाओ, 4 साल चली, जनता सरकार ने खत्म की। काम MSNP नेशनल हाईवे सिस्टम सफल। ओके। गरीबी हटाओ पांचवी योजना, ये जरूर याद रखना है। बिल्कुल। दूसरा योजना अवकाश रोलिंग प्लान 78 से 80, जनता पार्टी सरकार। छठी योजना 80 से 85, फोकस गरीबी उन्मूलन, रोजगार। काम नाबार्ड की स्थापना 1982, लिबरलाइजेशन की शुरुआत, सफल। नाबार्ड छठी योजना ठीक है। सातवीं योजना 85-90, नारा भोजन काम उत्पादन, काम जवाहर रोजगार योजना, प्राइवेट सेक्टर को पहली बार प्राथमिकता, सफल। तीसरा योजना अवकाश 90-92, कारण आर्थिक संकट, 2 वार्षिक योजनाएं। आठवीं योजना 92-97, फोकस मानव संसाधन विकास, LPG सुधार लागू, अत्यधिक सफल। 9वीं योजना 97-2000, लक्ष्य न्यायपूर्ण विकास, असफल, कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी। 8वीं सफल, 9वीं असफल। 10वीं योजना 0207, लक्ष्य पर कैपिटा इनकम डबल करना, 7.6% ग्रोथ, काफी सफल। 11वीं योजना 0712,
थीम तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, काम RTE एक्ट, सफल 8% ग्रोथ। जी। 12वीं योजना 12-17, थीम तीव्रतर समावेशी और धारणीय विकास, ये अंतिम योजना थी, 8% लक्ष्य। 12वीं योजना 12-17 और सबसे जरूरी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुई। बहुत बढ़िया। ये क्विक रिवीजन तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, थैंक यू। वाकई इन योजनाओं ने भारत के इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, बिल्कुल। अलग-अलग टाइम पे देश की ज़रूरतें कैसे बदलीं और कैसे इन प्लान्स ने उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये सोचना भी ज़रूरी है कि इस पूरी जर्नी का, इस 65 साल की विरासत का आज के भारत पर क्या असर है। भले ही पंचवर्षीय योजनाएं अब नहीं हैं, हाँ, लेकिन उनके अनुभव, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, वो आज भी पॉलिसी मेकर्स के लिए एक लेसन की तरह हैं। ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का दौर पूरी तरह खत्म हो गया है या आज के डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में भी उसके कुछ सबक काम आ सकते हैं। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि आगे की दिशा क्या होनी चाहिए इन अनुभवों से सीखते हुए। बिल्कुल। आज की इस बहुत ही डिटेल्ड और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगी जो भारत के आर्थिक इतिहास को समझना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।